बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज दो इंतहाई अहम मुकदमात की समाअत हुई है। एक मुकदमा जो कि आपको मालूम ही है, फ़ौजी अदालतों में सिविल के ट्रायल को कलअदम करार देने के जस्टिस एजाज़ुल एहसन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत का है। ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफ़ा को रिप्रजेंट कर रहे हैं, आज भी तीसरी समाअत पर उनके दलाइल जारी रहे। आज बज़ाहिर नाज़रीन नज़र यही आ रहा है कि फ़ौजी अदालतों का मुकदमा जो है वो अब हतमी जो शक्ल है वो इख्तियार कर रहा है और जल्द ही इस मामले में भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि फ़ौजी अदालतों में सिविल्स का जो ट्रायल है वो कलअदम ही करार रहेगा। मेरी दानिश में जो जजेस साहिबान की ऑब्जर्वेशंस हैं, हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ जजेस साहिबान के नाम लेकर कि फ़लाँ जज जो है वो किस तरफ खड़ा है। आज जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी बेस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों, जस्टिस मुसरत हिलाली हों, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हों या एक अद और जज, ये सब समझते हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। बहरहाल दूसरी जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन खान फॉर इंस्टेंस या इवन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, वो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक़ हैं हुकूमती राय से, ख्वाजा हारिस के दलाइल से कन्विंस नज़र आते हैं। लेकिन ये अब मालूम होगा जब दूसरी साइड से भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, फिर अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। बहरहाल इस वक्त हम अगर कहें सेफली तो चलें इसके ऊपर हम आगे चलकर बात करते हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नाज़रीन मुकदमा था वो एक और था, वो था जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के सामने। ये मुकदमा है नाज़रीन आदिल बाज़ई का। आपको मालूम ही है आदिल बाज़ई जिनका मुकदमा इसी हफ्ते शुरू में लगा जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने और उन्होंने इब्तदाई तौर पर नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया था, मगर आज उस पर हतमी फ़ैसला भी हो चुका है। अब न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुअत्तल किया गया है बल्कि उसे कलअदम करार दे दिया गया है और आप कह सकते हैं कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह बिलखसूस जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन को उड़ा कर रख दिया है। इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर जो सवालात आज उठाए गए हैं, ये सवालात सिर्फ एक बादल बाज़ई के मुकदमे तक महदूद नहीं है। अगर हम इसको देखें, इसका कैनवस इसका काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं वसी होगा, क्योंकि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात और उनके इंतखाबी नताइज वो सब ही हमारे सामने हैं। और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है आदिल बाज़ई। मामूल के जो मामलात हैं वो भी हमारे सामने हैं, जो बहुत से केसेस हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। आप अंदाज़ा लगाएं अगर वो मुकदमात यहाँ पर पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसी तरह के बेंचेस होंगे तो फिर 8 फरवरी के इंतखाबात और इंतखाबी नताइज का क्या होगा। आज की समाअत की तरफ आते हैं। आज समाअत के आगाज़ पर ही इलेक्शन कमीशन का जो तरीक़ाकार है उस पर तीनों जजेस साहिबान ने सवालात उठाए। बिलखसूस जस्टिस आयशा मलिक वो बोली कि आदिल बाज़ई केस में, ये आपको मैं बता दूं, वजाहत कर दूं कि आदिल बाज़ई बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हुए। नून लीग कहती है कि ये हमारे साथ शामिल हुए मगर कोई दस्तावेज़ सामने नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बस बड़े साहब का ख़त आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के के अवाम को डिसएनफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए, यानी आप एक हल्के के जो अवाम हैं उनको कैसे बिल्कुल ही डिसएनफ्रेंचाइज कर सकते हैं, उनको जो उनका रुकने असम्बली है या उनका जो नुमाइंदा है उससे महरूम कर सकते हैं, अवाम में या पार्लिमान में उनकी नुमाइंदगी जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और इसका कोई पैमाना तो सख्त होना चाहिए। ये बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। जो वकील थे आदिल बाज़ई के सरदार तैमूर, वो बोले कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन उस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए कि हमें मुतलका दस्तावेज़ात तो दें। हमने कहा जो नून लीग से वाबस्तगी को बयान हल्फी बताया जा रहा है वो तो हमें दे दें। यानी नून लीग, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नून लीग जो है वो आपने उसमें शमूलियत इख्तियार की थी और उसका बयान हल्फी नून लीग ने जमा करवाया। उन्होंने कहा कि हमें बयान हल्फी तो दिखा दें जो हमने दिया हुआ है इलेक्शन नून लीग को। उस पर जो जस्टिस आयशा मलिक है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है कि वो दस्तावेज़ात ही सीक्रेट है। अब आप अंदाज़ा लगा लें
कि इलेक्शन कमीशन एक रुकने असम्बली को डी सीट कर रहा है एक दस्तावेज़ की बुनियाद पर, मगर वो दस्तावेज़ भी उसको दिखाने से कासिर है ये कहकर कि भाई वो सीक्रेट है। कैसे सीक्रेट है, ये बात आज तक समझ से बालातर है। यही एक नुक्ता है जिस पर आज इलेक्शन कमीशन को काफ़ी हद तक सुनना पड़ी है। दौरान समात जैसे आयशा मलिक ने डीजी जो लॉ हैं अरशद साहब, उनको रोस्टम पर बुला लिया और इसी दौरान नाज़रीन बड़ा दिलचस्प सीन हुआ, क्योंकि घड़ी की जो सुई थी वो बता रही थी कि 11 बज चुके हैं। 11 बजे आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक वक्फ़ा होता है, 11 से 11:30 बजे तक चाय का वक्फ़ा होता है, तमाम बेंचेस उठ जाते हैं और जब 11 पर सुई पहुंचती है तो जो अदालती अमला होता है वो पहुंचता है जजेस साहिबान के पीछे लगे दरवाज़े को खोलने के लिए। जैसे ही वहाँ पर अदालती अमला पहुंचा दरवाज़ा खोलने के लिए तो जस्टिस आयशा मलिक ने उन्हें कहा कि नहीं अभी रहने दीजिए। ये वो वक्त था जब इलेक्शन कमीशन के डीजी से सवालात हो रहे थे और माहौल बड़ा टेंस हो चुका था। जस्टिस आयशा मलिक ने उन्हें कहा कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है कि मेरा है, दूसरा वो कहता है कि मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बग़ैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद आया और दूसरा पसंद नहीं आया और दूसरा आ गया? इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है कि एक बयान हल्फी माने दूसरा ना माने? वकील जो हैं इलेक्शन कमीशन के हारिस अजमत साहब, नाज़रीन ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मखसूस नशिस्तों में नून लीग के भी वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा सवाल है। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि सवाल सब अच्छे हैं, बस जवाब नहीं मिल रहे। वकील साहब ने कहा कि जावेद अहमद और जुल्फ़कार अहमद केस में कुछ चीज़ें हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें कहा कि जावेद हाशमी केस है और जुल्फ़कार भट्टी केस है, आप नाम भी सारे गलत ले रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं अपने स्टार पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम समातें आपकी तरफ यकसू करके मुंतज़िर हैं, आएँ अपने स्टार पॉइंट पर। वकील साहब ने इसी दौरान फिर बेंच की तारीफ़ करना शुरू की तो जस्टिस आयशा मलिक ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप हमें गुड ना कहें, आप हमें हमारे सवालात का जवाब दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, आपका इख्तियार क्या है कि एक बयान हल्फी दुरुस्त और दूसरा गलत मानने का? वकील ने कहा कि इसको दूसरी तरह देख लेते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि नहीं, इसको पहली तरह देख लेना, देख कर आप हमें बता दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप हमें बुनियादी सवाल का जवाब तो दें, हम तो फिर सुस्त लोग हैं। जस्टिस आयशा मलिक के पास आईनी बेंच की कैप भी है, यानी यहाँ पर वो उनको बता रहे हैं कि आप भले ही हमें हमारे सवालात का जवाब न दें। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं हारिस अजमत को, आप जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सवालात का जवाब तो दें जो इस वक्त आईनी बेंच की भी हिस्सा हैं, क्योंकि आपको मालूम है इस वक्त जो हुकूमती वकला हैं या इदारे हैं वो सब आईनी बेंच को ही सुप्रीम कोर्ट मानते हैं और आईनी बेंच के नामजद करदा जजेस को ही जजेस मानते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें उनकी ही ज़बान में बताया कि भाई आयशा मलिक साहिबा उस आईनी बेंच का भी हिस्सा है, कम अज़ कम ये देख कर ही इनके ही सवालात का जवाब दे दें। अगर हमारे सवालात का आपने जवाब नहीं देना, आप इन्हें तो जवाब दे दें। इलेक्शन कमीशन के वकील बहरहाल जवाब ना दे सके। इसी दौरान फिर अदालत ने एक मुख्तसर फ़ैसला लिखवा दिया। मुख्तसर फ़ैसले में अदालत ने कहा कि आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अपील को मंजूर किया जाता है, वजूहात पर मबनी तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फ़ैसला दौरान समात कमरा अदालत में सुनाया। इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था आदिल बाज़ई को डी सीट करने का, अदालत ने वो कलअदम करार दे दिया है, आदिल बाज़ई की अपील को मंजूर कर लिया है। ये बहुत बड़ी, नाज़रीन आप कह सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कामयाबी है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इस एक सीट से क्या होता है। देखें, ये एक सीट नहीं है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो एपेक्स कोर्ट है। ये वो कोर्ट है जिसे हम समझ रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब टूथलेस हो चुकी है, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं रहा। वो अब हमें बता रही है कि वो अब भी काफ़ी हद तक बाइख्तियार हैं और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो आईनी बेंचेस में नहीं जाने, जो मामूल के बेंचेस में आने हैं। अब आप देखें, ये एक मुकदमा है, सैकड़ों ऐसी मिसालें मौजूद हैं, सैकड़ों ऐसे केसेस मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इवेंचुअली लैंड करेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही माशाल्लाह ज़बरदस्त फ़ैसले दिए हैं
जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो कोर्ट ऑफ लॉ आइनी बेंच है। माजरत के साथ आइनी बेंच के अलावा अब देखें जस्टिस अतर मिनल्ला हैं जो कि आजकल बड़े खामोश हैं, उस पर बहुत से सवालात हो रहे हैं। जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, बहुत से जजेस साहिबान हैं जो इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस साहिबान हैं। वो बहुत से फ़ैसले दे सकते हैं और बहुत से फ़ैसले वो देंगे भी। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब जो आज इसका मुख्तसर फ़ैसला आया है उसमें तो चलें चंद सतरें हैं, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी इसका तफसीली फ़ैसला, डिटेल्ड जजमेंट, जो कि ऑब्वियसली तहरीर किया जाएगा जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी में से किसी एक की जानिब से। मगर उस फ़ैसले में हमें उस पर काफ़ी हद तक नज़रें रखना होंगी क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस फ़ैसले में ना सिर्फ आदिल बाज़ाई केस बल्कि इसके अलावा 8 फरवरी के इंतखाबात और इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। आपको मालूम ही है इसी मुकदमे की गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इज़राए तफन्नुन पूछ लिया था, क्या हमारे मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले पर अमल दरामद हो चुका है या नहीं। क्या मालूम, उस सवाल का जवाब भी अदालत इसी तफसीली फ़ैसले में एक मरतबा फिर तहरीरी शक्ल में पूछ ले। बहुत सी ऑप्शंस अब भी मौजूद हैं, बहुत कुछ अब भी हो सकता है, बहुत से केसेस अब भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और नाउमीद इस वक्त बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है, जजेस साहिबान की जानिब से यही बताया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि अभी आप ना हो। दूसरी जानिब फ़ौजी अदालतों का मुकदमा नाज़रीन, इसमें ख्वाजा हारिस साहब ऑब्वियसली वकील हैं वज़ारत दिफ़ा के, उन्होंने अपने दलाइल दिए। वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिविलियंस हैं इनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए उन्हें ये कहा है कि फ़ौज का जो डिसिप्लिन है उसमें आम शहरी नहीं आते, इसी वजह से फ़ौज को अलग किया गया है, उसके हवाले से कवानीन अलग बनाए गए हैं और जो फ़ौज में लोग हैं, फ़ौज के जो मुलाजमीन हैं उन पर ही उनका इतलाक़ हो सकता है। और ये उन्होंने यहाँ पर हज़रत उमर की भी मिसाल दी कि उन्होंने भी ये बात वाज़े की थी कि जो फ़ौज का डिसिप्लिन है वो सिर्फ़ फ़ौज पर ही लागू हो सकता है, आम शहरी पर नहीं हो सकता। जो कवानीन हैं वो आम शहरी जो हैं वो आम अदालतों में उनके हवाले से कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने भी यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। वो ये कह रही हैं कि एक जानिब वो लोग हैं जो ज़ाती अनाद की बुनियाद पर किसी फ़ौजी को लेट से कत्ल करते हैं तो उनका मुकदमा सिविल कोर्ट में यानी दूसरी कोर्ट्स में चलेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल है जहाँ पर टारगेट किया जाता है फ़ौज के लोगों को, अगर वहाँ पर किसी को कत्ल किया जाता है फ़ौजी को ये समझ करके फ़ौजी है, उसका मामला फिर फ़ौजी अदालत में चलेगा। ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं जिनसे अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त जो मोस्ट ऑफ द जजेस हैं ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो कन्विंस नहीं है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक़ है जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के उस फैसले का जिसे तहरीर किया था जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जिसमें 3 आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार दे दिया गया था, उन शिकों को हो सकता है बहाल भी कर दिया जाए, मगर दूसरी जानिब सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकेगा, ये नज़र आ रहा है। अब ट्रायल हो या ना हो ये अलग बात है, जो सफ़र करना था उन लोगों ने वो काफ़ी हद तक कर चुके हैं। आपको मालूम है एक तवील अरसा हो चुका है, 9 मई 2023 का ये वाक़या है और आज हम दिसंबर 2024 में हैं। वो लोग पाबंदे सलासल हैं, उन्हें किसी जेल में मुंतकिल नहीं किया गया। आज फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला आ भी जाए, उनको रिलीफ़ दे भी दिया जाए तो उसकी अहमियत इतनी ही होगी जैसे अक्सर फ़ौजी हमारे फ़ौजदारी मुकदमात में हम देखते हैं 20 साल के बाद 25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी को बरी कर देती है अदम शवाहिद की बुनियाद पर, मगर 20-25 साल वो शख्स जेल में गुजारता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उम्र कैद पूरी करने के बाद घर को चले जाते हैं और मालूम होता है वो तो बेगुनाह थे। कई ऐसे लोग होते हैं जो दौरान हिरासत ही फौत भी हो जाते हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।